आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को ही एक नाम और दिया गया वेव मैकेनिकल मॉडल। अब आपको मैं पहले कुछ बेसिक्स बता दूं। अभी तक आपने जो फिजिक्स पढ़ा कि जैसे आप कोई कार है वो चल रही है, उसमें वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, उस पर कितना बल लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई मशीन है वो पुल्ली के द्वारा चढ़ाई जाती है तो कितना वर्क डन हुआ या फोर्स लग रहा है, या फ्रिक्शन फोर्स, या बहुत सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं, उपग्रह, जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीजें अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्लासिकल फिजिक्स में आती है। क्लासिकल फिजिक्स फिजिक्स की ऐसी स्ट्रीम होती है जिसमें मोस्टली आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन अब इस फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के अलावा अगर आप ये देखें कि क्या ये जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके नियम क्या माइक्रोस्कोपिक चीजों पर लगते हैं। माइक्रोस्कोपिक चीजें जैसे आपके एटम्स हुए, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, इन जो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आंखों से आपको दिखाई ही नहीं देते, क्या क्लासिकल फिजिक्स के नियम इन पार्टिकल पर भी लगते हैं? क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन पर भी लगता है? अब बहुत सारी ऐसी चीजें हमने क्लासिकल फिजिक्स में तो पढ़ी, लेकिन आपको बताएं कि ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें। तो उसके लिए डेवलप किया गया एक फिजिक्स की नई ब्रांच को डेवलप किया गया जिसे आप कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स को अगर हम बताएं तो इसमें अभी आपको बताया कि क्वांटम फिजिक्स में डी ब्रॉगली ने एक चीज बताई थी कि जो आपके मैटर होते हैं उनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों पाया जाता है। ये बात तो आपको डी ब्रॉगली ने बता दिया। अब बाद में जब बोर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करने में असफल रहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, तो फिर आपका मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये मॉडल आज की डेट में सबसे मॉडर्न मॉडल है और सबसे कठिन मॉडल है। इतना कठिन है कि आपको बताए आपकी क्लास में है जरूर, लेकिन ये बीएससी और एमएससी या हायर क्लासेस में भी आप जाएंगे तो ये काफी लंबा चौड़ा है। मतलब 3-3, 4-4 पेज के इसके एक्सप्लेनेशन है बाकायदे। लेकिन यहाँ आपको बहुत ही थोड़े में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर एटम कैसा हो सकता है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरीके से पाए जाते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था
और उसके हिसाब से हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव कर रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों चीजों को एक्यूरेटली एग्जैक्टली यू कांट डिटरमाइन, आप जो है एक्यूरेसी से नहीं डिटरमाइन कर सकते। अच्छा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डेवलप किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था वार्नर स्क्रॉडिंगर। स्क्रॉडिंगर ने बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन किया। अब उन्होंने डेरिवेशन जो किया वो तो ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है, लेकिन इसी के आधार पर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश किया और बाद में इन्हें सन 1933 में 1933 में इस मॉडल के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज, श्रोडिंगर को। तो आइए थोड़ा सा हम आपको और इलाबोरेट करते हैं। उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी ब्रैकेट 1 साई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पर साई क्या है एग्जैक्टली देखिए, अभी तक जो हमने ये पढ़ा बोर मॉडल में मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, गति करता है। ठीक, ये बात एकदम गलत है, एकदम गलत थी। अब आप कहेंगे सर तो गलत पढ़ाने की जरूरत क्या थी? तो गलत पढ़ाने की यहां जरूरत ये नहीं थी। आप इस मॉडल को समझ ही तभी सकते हैं जब आपने पहले के मॉडल पढ़े हों। अब देखिए, यहां पर श्रोडिंगर ने ये बताया कि ये जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वेव नेचर पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, जैसा बोर ने बताया था कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ये एकदम गलत है। और श्रोडिंगर ने ये बताया कि होता क्या है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह से वो क्या करता है, वो पाया जाता है, वेव की तरीके से रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। तो इस तरीके से यहां, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव का होता है इसलिए उन्होंने वेव के लिए एक इक्वेशन डिराइव की। आखिर अगर मान लिया ये इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर में है तो ये वेव चल रही है तो इसका एम्पलीट्यूड हम या आयाम कहें साई है। तो यहां पर एक इक्वेशन इन्होंने डिराइव किया था जहां पर ये आपके एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं और आपका ये m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h जो है वो क्या नाम है,
प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, तो अब यहां पर आपको बताए साई जो होता है वो साई डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्युपाई द ऑर्बिटल। ये साई से आप क्या पता लगा सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और जो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल यही बात इन्होंने स्क्रॉडिंगर ने बताया, जैसा कि बोर ने बताया था कि ऑर्बिट ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था। ऑर्बिट उन्होंने बताया कि एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, लेकिन अब यहां स्क्रॉडिंगर ने इसी चीज को चेंज किया, कहा कि ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उन वेव की तरीके से वो घूमते हैं और इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह जिस जगह पर मैक्सिमम होती है उसी जगह को कहते हैं ऑर्बिटल। वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उस जगह को आप क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। अब एक चीज आपको और बताएं कि साई से हम ये भी बता सकते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल और उसके अलावा शेप ऑफ ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब साई की मदद से आप कई सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, ये सारी चीजें आप आराम से बता सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए हाइजेनबर्ग ने सीधे सीधे बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है और पोजीशन है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली आप एक साथ कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब जो अगर आप ये पता लगाना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है नाभिक है वहां से आर डिस्टेंस आपने कोई ले लिया और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए आपको साई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है और उस चीज को आप कहते हैं द रेडियल प्रोबेबिलिटी और जिसका मान आता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ओके, अब एक चीज और आपको बता दें, स्फेरिकल नोड क्या होते हैं। स्फेरिकल नोड वो जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 0 हो जाती है। एक चीज आपको और जान जाइए, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल करेंगे तो ये आपके सर से बाउंस कर जाएगा। ठीक, इसलिए जितना जरूरी है मैं उतना आपको बता दूं। अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं कि ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की वैसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हुई, फिर आप थोड़ा और डिस्टेंस पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हुई और फिर और थोड़ा आगे गए तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और आगे गए तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फिर कम हुई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हाइड्रोजन के लिए आप देखेंगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इतनी डिस्टेंस अगर आप न्यूक्लियस से लें तो यहां से लेकर
1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। तो और यही सेम चीज आप बोर के मॉडल से भी आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो थोड़ा देखिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। थैंक यू।